वेलकम बैक। इस वीडियो के सीरीज में हम लोग जानेंगे कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है और इसका कंक्लूजन क्या है और इसको कैसे किया जाता है। जब हम लोग एक बार में सिर्फ एक ही कैरेक्टर को स्टडी करते हैं उसको हम लोग मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। व्हेन वी कंसीडर इनहेरिटेंस ऑफ ओनली वन कैरेक्टर एट ए टाइम इन ए क्रॉस, दैट इज कॉल्ड द मोनोहाइब्रिड क्रॉस। इसको अच्छे से समझने के लिए हम लोग एक एक्सपेरिमेंट को देखेंगे जो ग्रेगर मेंडल साहब ने किया था। तो क्या था वो एक्सपेरिमेंट? तो दो प्लांट लिया जाता है, इसमें एक टॉल प्लांट होता है और दूसरा शॉर्ट प्लांट होता है, यानी कि दो प्योर प्लांट को लिया गया। एक प्लांट क्या है हमारा टॉल प्योर प्लांट है और दूसरा हमारा ड्वार्फ प्योर प्लांट है। एक टॉल प्लांट लिया और दूसरा हमने ड्वार्फ प्लांट लिया। जब इनका क्रॉस कराया जाता है तो आने वाली जनरेशन में जो सभी प्लांट्स होते हैं वो क्या होते हैं? टॉल होते हैं, यानी कि इसके चारों प्लांट क्या होंगे? टॉल होंगे। तो हमने पेरेंट के तौर पर एक टॉल प्लांट लिया प्योर टॉल और दूसरा प्योर ड्वार्फ लिया, और जो F1 जनरेशन हुआ इसको हम लोग क्या कहेंगे? F1 जनरेशन हुआ, फर्स्ट फिलियल जनरेशन हुआ, और इसमें सारे प्लांट क्या थे? टॉल थे। अब इसी को हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगर इस टॉल प्लांट को ले और इसका सेल्फिंग कराएं, यानी कि हमने वहां से दो टॉल प्लांट को ले लिया और अब इसके बीच में अगर हम लोग सेल्फ कराएंगे, इसके बीच में अगर हम लोग क्रॉस कराएंगे, तो जो हमारा रिजल्ट होगा वो क्या होगा? इसमें से तीन टॉल प्लांट आए और एक ड्वार्फ प्लांट आए। अब है नहीं ये जादू की बात कि सबसे पहले जब फर्स्ट जनरेशन में अगर हम लोग देखेंगे तो जब एक टॉल लिया था और एक ड्वार्फ लिया था तो चारों प्लांट क्या था? टॉल था, इसमें ड्वार्फ गायब हो गया। लेकिन जब हम लोग सेकेंड जनरेशन में जाते हैं तो इसमें तीन टॉल प्लांट आते हैं और एक ड्वार्फ प्लांट आते हैं, जबकि हमने पेरेंट के तौर पर कोई भी ड्वार्फ प्लांट नहीं लिया था। तो ये जो आश्चर्य की बात हुई उस समय, इसी में से दो नियम निकाले गए। तो पहला नियम क्या कहता है, इस क्रॉस का कंक्लूजन क्या है कि अगर दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, यानी कि अगर दो ट्रेट को हम लोग क्रॉस कराते हैं तो कोई एक ही ट्रेट उसमें दिखता है और जो ट्रेट दिखता है उसको हम लोग डोमिनेंट ट्रेट कहते हैं। यानी कि अभी इसमें टॉल और ड्वार्फ में से डोमिनेंट ट्रेट कौन सा है? इसमें टॉल डोमिनेंट ट्रेट है। अभी जो हमने देखा वो क्या था? फिनोटिपिक एक्सप्रेशन था कि क्रॉस करने पर क्या हुआ। अब हम लोग ये देखते हैं कि ये क्यों हुआ क्रॉस करने पे। तो हमारा जो प्योर टॉल है उसको हम लोग एलिलिक तौर पर रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल टी और कैपिटल टी से। वहीं हमारा जो ड्वार्फ प्लांट है इसको हम लोग स्मॉल टी और स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करेंगे। अब कैपिटल टी का जो गैमेट बनेगा वो एक कैपिटल टी और एक और कैपिटल टी, यानी कि सेम गैमेट हुआ, ये होमोजाइगस है। इसके बाद फिर इसमें स्मॉल टी और स्मॉल टी। अब जब F1 जनरेशन आएगा, F1 जनरेशन जब आएगा तो एक कैपिटल टी, एक गैमेट यहां से आएगा, एक गैमेट यहां से आएगा, तो ये हो गया कैपिटल टी और स्मॉल टी। फिर एक गैमेट यहां से आएगा, एक गैमेट यहां से आएगा। उसी तरह से सब जब हम लोग कंबाइन करेंगे तो जितने भी प्लांट F1 जनरेशन के होंगे वो हेटेरोजाइगस नेचर के होंगे, एक कैपिटल टी और दूसरा स्मॉल टी। लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये याद रखना है कि जब हम लोगों ने देखा था कि जब दो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट को अगर एक साथ हम लोग क्रॉस कराते हैं, कोई एक ही ट्रेट सामने निकल कर आता है जिसको हम लोग डोमिनेंट ट्रेट कहते हैं। और इस क्रॉस में सभी प्लांट क्या थे? टॉल थे, और सबका एलिलिक व्यू क्या लिखेंगे हम लोग? कैपिटल टी और स्मॉल टी। यानी कि जो हमारा पेरेंट था वो होमोजाइगस टॉल था, लेकिन जो हमारा F1 जनरेशन है वो सभी हेटेरोजाइगस टॉल है। टॉल तो है बट ये हेटेरोजाइगस टॉल है।
अब इसी हेट्रोजाइगस टॉल को हम लोग अगर सेल्फिंग कराएंगे तो हमने यहां से दो प्लांट ले लिए जो कि F1 जनरेशन का है। ये कौन सा जनरेशन है हमारा? F1 जनरेशन है, जो कि कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी है, हेट्रोजाइगस नेचर में है। तो इसका जब गैमेट बनेगा तो एक कैपिटल टी बनेगा और एक स्मॉल टी बनेगा, दो अलग अलग गैमेट हुए। इसका भी जब कैपिटल टी बनेगा और एक स्मॉल टी बनेगा, इसमें भी दो अलग अलग गैमेट हुए। अब जब F2 जनरेशन आएगा तो एक गैमेट यहां से और एक गैमेट यहां से, अगर ये कैपिटल टी के साथ मैच करता है तो हमारा कैपिटल टी एक हुआ, ये कौन सा प्लांट होगा? टॉल होगा। दूसरा फिर कैपिटल टी इस स्मॉल टी से मैच करेगा, फिर ये स्मॉल टी इस कैपिटल टी से, और फिर स्मॉल टी से मैच करेगा। तो इसमें हम लोग देख पा रहे हैं कि तीन प्लांट हमारे टॉल हैं और एक प्लांट हमारा ड्वार्फ है। इस तीन प्लांट जो टॉल हैं उसमें से भी दो वेरिएंट हैं। देखने में तो फिनोटिपिकली तीनों एक जैसे हैं, लेकिन अगर एलिलिक हम लोग कैरेक्टर देखें तो ये पहला टॉल जो था ये होमोजाइगस था, कैपिटल टी और कैपिटल टी था, यानी कि ये प्योर पेरेंट के जैसा था। और ये जो दोनों टॉल हुए बीच में, ये हेट्रोजाइगस टॉल हुए जो अभी जस्ट जो एवो पेरेंट इसका F1 जनरेशन का है वो वैसा है। और जो लास्ट स्मॉल टी ड्वार्फ प्लांट हमारा हुआ वो हमारा प्रीवियस जो प्योर ड्वार्फ पेरेंट था वैसा है। यानी कि इस जनरेशन में जो कैरेक्टर डिसअपियर हो गया था F1 में, वो जाके कहां अपीयर हो गया? F2 में अपीयर हो गया। ऐसा कैरेक्टर जो उसमें छुपा हुआ था वो अपीयर नहीं हो रहा था, लेकिन F2 जनरेशन में दोबारा से अपीयर हो गया। इसी कैरेक्टर को हम लोग रिसेसिव कैरेक्टर कहते हैं। इसमें डोमिनेंट टॉल हो गया और रिसेसिव हमारा ड्वार्फ हो गया। दो चीज हमें समझ में आया लॉ ऑफ डोमिनेंस में, कि सबसे पहला जो F1 में हमारा आया था वो किस वजह से आया था? F1 जनरेशन लॉ ऑफ डोमिनेंस की वजह से आया था कि अगर दो ट्रेट को हम लोग एक साथ क्रॉस कराते हैं तो उसमें से सिर्फ कोई एक ही ट्रेट अपीयर हो पाता है और उस ट्रेट को हम लोग डोमिनेंट ट्रेट कहते हैं। जो अपीयर नहीं हुआ उस जनरेशन में, F1 जनरेशन में, अगर हम लोग फिर से सेल्फिंग कराएंगे और आगे बढ़ेंगे F2 जनरेशन में कैरेक्टर अपीयर हो जाएगा और वो हमारा रिसेसिव कैरेक्टर कहलाता है। अब हम लोग एक स्टेप और नेक्स्ट चलते हैं। जो हमारा F2 जनरेशन है, क्या हो अगर हम इन सब का फिर से सेल्फिंग कराएं तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा? तो हम F2 जनरेशन को यहाँ पे ले आते हैं। पहले ये हमारा F2 जनरेशन है जिसमें कि एक हमारा प्योर टॉल था कैपिटल टी और दो हमारा हेट्रोजाइगस टॉल था कैपिटल टी और स्मॉल टी, और एक हमारा होमोजाइगस ड्वार्फ प्लांट था स्मॉल टी और स्मॉल टी। अगर फिर से इसका सेल्फिंग हम लोग कराएंगे तो चूंकि इसमें सेम ही जीन है, दोनों गैमेट सेम ही बनेंगे, तो सारे टॉल प्लांट होंगे और वो सभी टॉल प्लांट प्योर टॉल होंगे। इस केस में अगर हम लोग जाएंगे तो ये चूंकि हेट्रोजाइगस टॉल है तो फिर उसी कंडीशन में हम लोग आ जाएंगे जब हम लोग F1 का सेल्फिंग कराए थे और ये 3:1 का रेशियो में आ जाएगा, यानी कि टॉल और ड्वार्फ। और अगर हम लोग फिर सेल्फिंग कराएंगे ड्वार्फ प्लांट का जो पेरेंट के जैसा है अभी प्योर, तो जब प्योर का सेल्फिंग कराते हैं तो सारे प्लांट प्योर ही आते हैं। ये हमारा मोनोहाइब्रिड क्रॉस था जिसमें हम लोग एक कैरेक्टर को F1 से लेके F3 तक लेकर आए। ये हमारा F3 जनरेशन हो गया। अब इसका कंक्लूजन क्या है? हमने क्या पाया इस पूरे मोनोहाइब्रिड क्रॉस में? हमने क्या पाया? कंक्लूजन नोट करिए। हमारा क्या कंक्लूजन आया कि कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय ए डिस्क्रीट यूनिट कॉल्ड फैक्टर, जिसको हम लोग अभी जीन भी कहते हैं। पहले इसे क्या कहा गया था मेंडल के द्वारा? फैक्टर कहा गया था। कि ये जो कैरेक्टर्स हैं वो किसके द्वारा कंट्रोल हो रहे हैं? दो फैक्टर के द्वारा, यानी कि एक यूनिट है जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं? फैक्टर कह रहे हैं। और फैक्टर किस में है? पेयर में है। Characters are controlled by a discrete unit called factor and factor occurs in pair.
ये हमारा पहला कंक्लूजन हुआ। दूसरा कंक्लूजन इसमें क्या हो गया, लॉ ऑफ डोमिनेंस का। इफ टू ट्रेट आर क्रॉस्ड देन इन F1 generation, next generation, only one character will appear. That trait are called the dominant trait. यानी कि अगर दो ट्रेट को हम लोग क्रॉस कराते हैं, दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को अगर हम लोग क्रॉस कराते हैं, तो आने वाले F1 जनरेशन में सिर्फ एक ही कैरेक्टर हमें देखने को मिलेगा और वही कैरेक्टर हम उसको क्या कहेंगे, डोमिनेंट कैरेक्टर कहेंगे, डोमिनेंट ट्रेट कहेंगे। तीसरा कंक्लूजन हमारा क्या है, तीसरा कंक्लूजन है एलील डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग, disappeared character can be recovered in F2 generation as such। जैसा कि कैरेक्टर हमारा पहले था जो F1 में अपीयर नहीं हुआ, वो F2 में रिकवर किया जा सकता है। और ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है कि जीन आपस में मिक्स होके बदल नहीं जाते, सिर्फ वो अपीयर और डिसअपीयर होते हैं ऑन द बेसिस की कौन सा कैरेक्टर, कौन सा एलील उसके साथ है। अगर डोमिनेंट एलील उसके साथ है तो वो डोमिनेंट एलील का कैरेक्टर शो करता है, और अगर दोनों रिसेसिव एलील है तो रिसेसिव एलील का कैरेक्टर शो होता है। और अगर जो प्योर है वो अपना कैरेक्टर दिखाता है, जब साथ में होता है तो वो डोमिनेंट कैरेक्टर को दिखाता है, लेकिन हम लोग उसको नेक्स्ट जनरेशन में फिर से रिकवर कर सकते हैं। ये हमारा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है। ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन, unit factor of a pair segregate randomly and transfer into different gamete, and each gamete only receive only one unit of that pair. So gamete are pure for that particular trait. That is also called the purity of gamete and law of segregation. So आज हम लोगों ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस में सीखा लॉ ऑफ डोमिनेंस, purity of gamete or segregation of gamete, and factor that occurs in pair. लॉ ऑफ डोमिनेंस नेचर में हर जगह लागू नहीं होते, इसीलिए इसके एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि कोडोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। लेकिन जो प्योरिटी ऑफ गैमेट का कॉन्सेप्ट है, ये नेचर में हमेशा हर जगह लागू होता है। ये इसलिए होता है क्योंकि जो प्योरिटी ऑफ गैमेट है वो हम लोग जीन लेवल पर बात करते हैं, उसका जीन क्या है। लेकिन जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है वो फिनोटिपिक कैरेक्टर पर बात करता है कि उसका फिनोटिपिक क्या, देखने में कैसा है। देखने में एक जैसी चीजें अलग अलग जीन के अलग अलग एलिक पेयर में हो सकते हैं, इसीलिए वो हर जगह लागू नहीं होता, लेकिन जो प्योरिटी ऑफ गैमेट है वो हर जगह लागू होता है। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज हम लोग सीख लेते हैं कि इसको मैथमेटिकली कैसे हम लोग एक्सप्रेस करते हैं, यानी कि पनेट स्क्वायर में इसको हम लोग कैसे एक्सप्रेस कर पाएंगे। तो पनेट स्क्वायर में हमें दो गैमेट का रिक्वायरमेंट होता है, तो उससे भी पहले हम लोग गैमेट फॉर्मेशन देख लेते हैं कि गैमेट कैसे बनता है। एक तो सबसे सिंपल तरीका है कि हमारे पास अगर ऐसा है तो हम इसको एलील को अलग कर लिए, एक हमारा गैमेट ये हो गया और एक हमारा गैमेट ये हो गया। ये आसान तब तक है जब तक ये मोनोहाइब्रिड में है। अगर ये डायहाइब्रिड, ट्राइहाइब्रिड, यानी कि अगर बहुत सारे हेटेरोजाइगस कैरेक्टर एक साथ आने लगे तो फिर इस तरह बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, और उसके लिए हम लोग एक बहुत ही सिंपल मेथड यूज करते हैं जिसको हम लोग कहते हैं फोर्क लाइन मेथड कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक से ज्यादा कैरेक्टर अगर आपके पास है, यानी कि अगर मान लीजिए ए कैपिटल बी स्मॉल बी, इसमें दो हेटेरोजाइगस कैरेक्टर है, इसका गैमेट हम लोग कैसे बनाएंगे। तो पहले हम लोग किसी एक पेयर को हम लोग लिखते हैं सामने, यहाँ हमने ए लिख दिया और यहाँ हमने ए लिख दिया। अब जो दूसरा पेयर है हमारे पास, जो हेटेरोजाइगस पेयर है, यहाँ दोनों के साथ हम लोग उसको मैच पर कराएंगे, कैपिटल बी और स्मॉल बी, और फिर इसके साथ भी कैपिटल बी और इसके साथ स्मॉल। अब सामने सामने लाइन खींच दीजिए और फिर इसको लिख दीजिए कैपिटल ए कैपिटल बी, तो ये हो गया पहला हमारा गैमेट ए बी, जो कि दोनों कैपिटल है। इसके बाद यहाँ पे कैपिटल ए और स्मॉल बी, कैपिटल ए स्मॉल बी, ये हमारा दूसरा गैमेट। स्मॉल ए कैपिटल बी, ये हमारा तीसरा गैमेट, और फिर स्मॉल ए स्मॉल बी, ये हमारा चौथा गैमेट। ये इतना अच्छा मेथड है कि इसमें आप एक से ज्यादा कैरेक्टर, अगर मान लीजिए सी बी होता, फिर हम लोग बी पे यहाँ आएंगे और यहाँ पे फिर जो है सी का
कैरेक्टर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, दोनों का एलील कैपिटल से स्मॉल सी, और फिर उससे बनाएंगे हम लोग। तो ये बहुत ही अच्छा मेथड है, इससे आप एक से ज्यादा हेटेरोजाइगस कंडीशन अगर आपके पास है तो आसानी से आप जो है उसको बना सकते हैं, गैमेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब चूंकि हम लोग बात करें मोनोहाइब्रिड का, हमारे पास एक कैपिटल टी है और एक स्मॉल टी है, यानी कि ये दोनों गैमेट बनेंगे तो बस दोनों सेपरेट हो जाएंगे। तो पनेट स्क्वायर क्या है, ऐसा हम लोग एक बनाएंगे स्क्वायर शेप का, और हॉरिजेंटली मेल गैमेट को लिखते हैं और वर्टिकली फीमेल गैमेट को लिखते हैं। ऐसे इसमें मेल और फीमेल दोनों का गैमेट तो एक ही जैसा एलील है, क्योंकि सेल्फिंग हम लोग करा रहे थे तो एक ही एलील है। अब यहाँ ये टी यहाँ से आएगा, ये टी यहाँ से आएगा, तो ये कैपिटल टी, यहाँ पे एक टी यहाँ से आएगा और एक यहाँ से कैपिटल टी स्मॉल टी, ये कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी यहाँ से आया, स्मॉल टी यहाँ से आया, और इसमें दोनों स्मॉल टी होगा, यहाँ से स्मॉल टी यहाँ से स्मॉल टी। तो तीन, हम अगर फिनोटिपिक रेशियो इसमें हम लोग देखेंगे कि फिनोटिपिकली कैसा दिखेगा, तो ये भी टॉल दिखेगा, लॉ ऑफ डोमिनेंस की वजह से ये भी टॉल दिखेगा। क्यों टॉल दिखेगा? क्योंकि इसमें एक डोमिनेंट कैरेक्टर कैपिटल टी है, स्मॉल टी को सप्रेस कर देगा क्योंकि वो रिसेसिव कैरेक्टर है। अब ये टॉल दिखेगा, लेकिन ये प्योर टॉल है। ये क्या दिखेगा? टॉल दिखेगा, लेकिन ये हेटेरोजाइगस है। ये ड्वार्फ दिखेगा, ये होमोजाइगस है। ये दोनों होमोजाइगस है, प्योर है, और ये दोनों इम्प्योर कहते हैं। ज्यादातर हम लोग इम्प्योर यूज नहीं करते हैं, हेटेरोजाइगस कंडीशन कहेंगे इसको। तो फिनोटिपिकली देखेंगे तो 3 टॉल और 1 ड्वार्फ हुआ, यानी कि ये 3:1 का रेशियो आया। लेकिन अगर हम लोग यही जीनोटिपिक रेशियो देखेंगे तो 1 प्योर टॉल, 2 हेटेरोजाइगस टॉल एंड 1 होमोजाइगस ड्वार्फ, तो ये 1:2:1 का रेशियो है। अगले वीडियो में हम लोग और भी विस्तार से इसको देखेंगे 1:2 रेशियो क्या है, इसको कैसे फिर कैलकुलेट करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करिए, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप हमें इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो फॉलो करिए, अगर हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करिए। थैंक यू सो मच।